हेलो एवरीवन, मैं हूं राज शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएस वर्ल्ड के इस ऑनलाइन सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस के बारे में, और मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस परीक्षा के बारे में, तो यह परीक्षा जो है 2 चरणों में होती है, जिसमें पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो भाग है उसमें से आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो सामान्य अध्ययन से संबंधित होते हैं, जो 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें जो पूर्णांक है वो है 140। अब इनमें किन किन विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो विषय है वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और इस सामान्य विज्ञान को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को हम किस तरीके से देखेंगे और हम इन विषयों को किस तरीके से पढ़ेंगे, आज आपको इस क्लास में मैं बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा कि किसी भी परीक्षा की बात की जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान होता है, और यहां से जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी होते हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर आप किस प्रकार से देंगे वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा हम बात करें भारत के इतिहास के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था, आर्थिक व सांस्कृतिक के बारे में, भारतीय कृषि से संबंधित, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण से संबंधन जो भारतीय परिवेश में पूछा जाएगा। दूसरा, विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ शिक्षा से, संस्कृति से, कृषि से, उद्योग से, व्यापार से, साथ ही रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में भी आपसे विशिष्ट प्रकार की जानकारी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो प्रारंभिक परीक्षा की हम बात कर रहे थे। आप देख रहे हो कि आपके पेपर में इन सभी विषयों से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये सिलेबस काफी ब्रॉड है और बिना किसी विशेषज्ञ की मदद से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कठिन होगा। लेकिन जीएस वर्ल्ड के इस ऑनलाइन सेशन में अगर आप एनरोल होते हो तो यहाँ पे जितने भी आप सब्जेक्ट देख रहे हो उससे संबंधित विशेषज्ञ जो होंगे वो आपको आपके सिलेबस के बारे में और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है, वो सभी जानकारी देंगे। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसका जो दूसरा चरण है वो है सामान्य हिंदी। यह 1 घंटे का होगा और साथ में यह इसका पूर्णांक है 60। इसमें आपको कुछ विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित क्वेश्चन है ना। विशेष विश्लेषण से संबंधित है, वाक्य वर्तनी और शुद्धि से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची शब्द जो होंगे वहां से क्वेश्चन आएंगे। ये तो हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे थे। दूसरे बात कर लेते हैं हम मुख्य परीक्षा के बारे में, जो ये है इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें 120 हैं और पूर्णांक भी 120 होंगे। मुख्य परीक्षा में भी सामान्य अध्ययन जो मैंने आपको बताया उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये जो होंगे ये भी आपके क्या होंगे, ये क्वेश्चन भी जो होंगे वो सभी विषयों से संबंधित होंगे जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा इसके दूसरे चरण की बात की जाए, यानी कि इसमें जो खंड ए है ये ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्टिव होंगे और यहाँ पे जो है समय आपको दिया जाएगा कितने घंटे का, है ना, 2.5 घंटे का समय होगा और पूर्णांक है 120। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको गद्यांश के शीर्षक के बारे में, है ना, सारांश के बारे में, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कुल मिलाकर के 21 अंकों का होगा।
दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको सरकारी पत्र का जो है सारणी रूप जो है वो भी लिखने के लिए दिया जाएगा, जो 15 अंकों का होगा। इसके अलावा पत्राचार, अब ये जो होंगे वो शासकीय पत्र भी हो सकते हैं, अर्धशासकीय पत्र भी हो सकते हैं, कार्यालय के जो आदेश होते हैं, जो ज्ञापन होती है ना, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे। और इसके लिए भी आपको एक अलग से विशेषज्ञ जो होंगे, अलग से टीचर जो होंगे, वो बिल्कुल विस्तृत रूप में आपको बताएंगे। और ये जो होगा वे 24 अंकों का ये भी पेपर है। इसके अलावा जो हो गए है ना परिभाषित शब्दावली है ना, जो प्रशासनिक और वाणिज्य से संबंधित हो सकती है, इसमें आपको अंग्रेजी से हिंदी है ना 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे है ना, ये सभी क्वेश्चंस आपसे आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है कंप्यूटर से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हो आपके पेपर में कहाँ हिंदी भी है, यानी कि कहाँ साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस भी आ जा रहे हैं। साहित्य इन द सेंस कि आपको वहाँ पे चीज़ें कुछ ना कुछ तो मिलेगी वहाँ पे, और साथ में आपको टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर का ज्ञान जो है वो बेसिक ज्ञान हो तो चल जाएगा, थोड़े से एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा खंड 2 की बात करें तो ये सब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण के बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है। और इसमें समय दिया जाएगा आपको आधा घंटा और पूर्णांक है 60, जिसमें आपको विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द है ना, विशेष और विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि ये 6 शब्द और वाक्य में ही होंगे। इसके अलावा जो तीसरा बोल सकते हो ये है हिंदी निबंध से संबंधित। यहाँ पे जो होंगे ध्यान दीजिएगा, ये जो निबंध होंगे है ना, वो साहित्य और संस्कृति से भी हो सकते हैं, लिख सकते, सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र से हो सकते हैं। समय सीमा जो होगी इसकी शब्द की वो होगी 60 और 40 अंक आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित चीज़ें जो होंगी आपको मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगा। उसके अलावा आर्थिक क्षेत्र हुआ, कृषि एवं व्यापार से संबंधित भी लिखने को आ सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं है ना, चक्रवात, ये सब प्रकार की राष्ट्रीय जो विकास की योजनाएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब ये तो आपको एक सामान्य जानकारी दी कि आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो मैं आपका जो शिक्षक हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में। ध्यान दीजिएगा बच्चे, पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ उसके प्रश्न पत्र को देखकर ऐसा नहीं लगता कि पुरानी तैयारी जो होगी अब काम में आएगी। अब इसका जो पेपर है वो पीसीएस के समान होना स्टार्ट हो गया, यानी कि कंपटीशन बहुत तेज है। अब आपको जानकारी जो है वो विस्तृत चाहिए, आप केवल ऊपर ऊपर से नहीं कर सकते। सामान्य विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इतने टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनके लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। और अगर आपको संभव है कि अगर आप दिल्ली, लखनऊ और अगर प्रयागराज में हैं तो आप ऑफलाइन सेंटर पे आकर के जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान को हम किस तरीके से देखेंगे। मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और इससे आपको ये पता चल जाने वाला है कि हम विज्ञान को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। और जो मैं आज आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरी की पूरी विज्ञान की क्लास उसी तरीके से होगी। हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं बच्चे, जो है आपके मस्तिष्क से संबंधित, और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके आरओ में कौन कौन सा पेपर पूछा गया, क्वेश्चन पूछे गए। मस्तिष्क क्या है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना, और ये ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना भी मानी जाती है। अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें मस्तिष्क के बारे में, तो इसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और आपको पता है कि ये सारे के सारे जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन सारे के सारे न्यूरॉन्स कार्य नहीं करते, लगभग 15 बिलियन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कार्य करते हैं। इसका वजन जो है वो 1300 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है।
दूसरा, मानव मस्तिष्क अस्थि के एक खोल में बंद होता है जिसे कहते हैं क्रेनियम। अब ये क्रेनियम क्या है? मानव मस्तिष्क का जो खोल है ना, हड्डी, उसे कहते हैं क्रेनियम। और मस्तिष्क के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है बच्चे, उस झिल्ली को कहते हैं मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस कहाँ होती है मुझे पता है, आपको नहीं होगा पता, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा कि मेनिंजेस के भी 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को कहते हैं ड्यूरा मैटर, मध्य भाग को कहते हैं कौन सा? अरिकाइड, और सबसे निचले भाग को कहते हैं पाया मैटर। ध्यान से देखो, ये है आपका मस्तिष्क, छोटा सा पार्ट, इसको मैंने कट कर लिया, और कट करने के बाद जब देखा तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सेगमेंट देख रहे हो ये है हड्डी। हड्डी के ऊपर आपकी चमड़ी है, उसके ऊपर आपके बाल है। अब हड्डी और मस्तिष्क के बीच में एक झिल्ली है, तो ये झिल्ली जो है इसे मेनिंजेस कहते हैं, लेकिन इसके 3 परत हो जाते हैं। ऊपरी परत को ड्यूरा मैटर, बीच वाले को अरिकाइड, और सबसे नीचे वाले को पाया मैटर कहते हैं। एक बार फिर से देखो, अभी ये देखो बच्चे, ये आपको एक खोपड़ी दिखाई दे रही हो। अब जो खोपड़ी है, इसके चारों तरफ ये जो हड्डी देख रहे हो, इसे कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं इसे? क्या क्रेनियम कहते हैं, इसी कहते हैं क्रेनियम। इसे हिंदी में कपाल बोल सकते हो। अब देखो, ये मस्तिष्क के ऊपर एक झिल्ली जो है वो एक आपको दिखाई दे रही है फ्लैश होती हुई। ये जो झिल्ली फ्लैश हो रही है ना, इसे ही कहते हैं मेनिंजेस। और मैंने कहा ना कि मेनिंजेस की झिल्ली जो है 3 भागों में विभाजित होती है। सबसे ऊपरी वाली को कहते हैं ड्यूरा मैटर, बीच वाली को कहते हैं अरिकाइड, और सबसे नीचे वाले को कहते हैं पाया मैटर। आपको आसानी से सब समझ में आ गया ना? अब अगर मस्तिष्क की बात करें तो हम मानव के मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में डिवाइड करने का मतलब हो गया कि सबसे ऊपर वाले मस्तिष्क को हम कहते हैं, सबसे पहले मस्तिष्क को कहते हैं अग्र मस्तिष्क प्रोसेफेलॉन, बीच वाले को कहते हैं मध्य मस्तिष्क मेसेनफेलॉन, और सबसे निचले वाले को कहते हैं पश्च मस्तिष्क रोमसेफेलॉन। अब हम एक एक करके इसके सभी भागों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अग्र मस्तिष्क के बारे में, तो जो अग्र मस्तिष्क है वो मस्तिष्क का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, और ये सबसे बड़ा होता है, जिसे हम फोरब्रेन भी कहते हैं। कुल मस्तिष्क का ये कितने भाग हो रहा है? 2/3 भाग होता है, और ये जो है सबसे ज्यादा न्यूरॉन इसी में होते हैं, इसलिए यह भाग सबसे अधिक निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके 2 भाग हैं। कौन सा? पहला भाग है सेरिब्रम, दूसरा जो भाग होता है वो है डाइनसेफ्लॉन। और डाइनसेफ्लॉन के ही 2 भाग होते हैं, एक को कहते हैं थैलेमस और एक को कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब यहां देखो, ये जो मस्तिष्क का भाग देख रहे हो, ये सेगमेंट कहते हैं हम सेरिब्रम, यानी कि ये सेरिब्रम है, इसे हिंदी में प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसे बेसिकली हम बुद्धि का केंद्र कहते हैं। जो हमारी बुद्धि होती है, जो मानव के अंदर में थिंकिंग की प्रोसेस होती है, उसकी परमानेंट मेमोरी होती है, वो कौन से भाग होती है? वो होती है सेरिब्रम। सेरिब्रम बुद्धि का केंद्र होता है, आपके सोचने से संबंधित केंद्र होता है, और आपकी जो याददाश्त होती है अस्थाई, उससे संबंधित होता है। दूसरा जो भाग है उसे कहते हैं डाइनसेफ्लॉन। इसी के पास में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे प्यूस ग्रंथि कहते हैं, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं। पहला है थैलेमस। ये जो थैलेमस आप देख रहे हो, ये जो थैलेमस है, ये क्या करता है? ठंडा, गर्म और दर्द की अनुभूति करता है। और दूसरा जो भाग देख रहे हो हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये आपके संवेदनाओं को, जो प्यार है, जो गुस्सा है, इससे क्या करता है? प्रभावित करता है। और अगर आपको भूख लगी है या प्यास लग रही है तो भी हाइपोथैलेमस ही उसके लिए जिम्मेदार होता है, और साथ ही हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। मैंने कहा अभी कि प्यूस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि की जब हम बात करें तो उसे हम हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ये कई बार पेपर में आ चुका है पीसेस में, तो अब हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए। चलिए हम दूसरे चरण की बात करते हैं, दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरा जो भाग है वो है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, जिसे मिड ब्रेन भी कहते हैं, और यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अब ना इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग को कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन क्या करोगे,
अधिकारी बनना है ना, तो थोड़ी सी तो आपको क्या करना पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो कष्ट आपको सहने ही पड़ेंगे। खैर, दूसरा, जब दूसरे भाग की बात करते हैं वो है सेरिबल पेंडल। देखो यहाँ पे ये जो भाग आप देख रहे हो, ये जो भाग है इसे कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यह क्या होता है, देखने और सुनने का नियंत्रण केंद्र होता है। और दूसरे भाग की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो जो दूसरा भाग है वो है सेरिबल पेंडल। इसका काम होता है मस्तिष्क को किससे अलग करना, स्पाइनल कॉर्ड से अलग करना। ये हो गया दूसरा बड़ा भाग। तीसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं कौन सा, उसे कहेंगे पश्च मस्तिष्क। यह मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क के पीछे होता है, यह सबसे छोटा होता है, इसे हम हिंड ब्रेन भी कहते हैं। अब ये छोटा है तो ये मत समझना कि ये कोई कार्य ही नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो वो तो यही है। इसके दो भाग हैं, एक को कहते हैं सेरिबेलम, इसको हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क, और दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसे कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। देखो यहाँ पे ये जो सेरिबेलम देख रहे हो ना, ये जो सेरिबेलम जो आप देख रहे हो हिस्सा बच्चे, ये सेरिबेलम की जब हम बात करें, ठीक है, ये देखो ये वाला, ये क्या करता है, सेरिबेलम का काम होता है शरीर के बाहरी संतुलन को बनाना, जैसे चलना, जैसे दौड़ना, जैसे तैरना, जैसे डांस करना, या जैसे लिखना। इन सब में संतुलन का बड़ा रोल होता है। तो संतुलन जो है, ये बाह्य संतुलन कौन करता है, ये करता है सेरिबेलम। और जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है बच्चे, इसका कार्य होता है आंतरिक संतुलन करना। जैसे कोई भी चीज उगलते हो, कोई भी चीज निगलते हो, तो ये क्या है, ये आंतरिक संतुलन है। अगर आप सांस ले रहे हो, आपके शरीर से जो है मल और मूत्र का निष्कासन हो रहा है, तो ये क्या है, आपका कौन सा संतुलन, आंतरिक संतुलन। तो बाह्य संतुलन और आंतरिक संतुलन दोनों कौन कर रहा है, पश्च मस्तिष्क कर रहा है। तो एक बार हम सभी के सभी को देख लेते हैं। देखो ये पूरा मस्तिष्क हो गया। अभी आपने देखा, मैंने कहा सेरिब्रम, ये क्या है, बुद्धि का केंद्र होता है, सोचने से संबंधित केंद्र होता है, और याददाश्त से संबंधित केंद्र होता है। डाइनसेफ्लॉन के पास पीयूष ग्रंथि होती है, इसके दो भाग हैं। पहला है थैलेमस, ये क्या करता है, ठंडा गर्म और दर्द की अनुभूति। हाइपोथैलेमस, प्यार की अनुभूति, शरीर के तापमान को देखता है, भूख और प्यास लगाता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है देखने और सुनने का नियंत्रण केंद्र होता है। सेरिबल पेंडल जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को अलग करता है, मेरुरज्जु बोलते हैं इसे। उसके बाद है सेरिबेलम, ये क्या करता है, आपके शरीर के किस भाग को, बाहरी भाग को संतुलित करता है। दूसरा जो है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये अंदरूनी भाग को संतुलित करता है, ठीक है। और इसके बाद जो है अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे एक पोन्स भी होती है। ये पोन्स क्या होती है, ये अचेतन प्रक्रियाओं को, यानी कि हमारी बॉडी में ऐसी प्रक्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, अचेतन होती है, उसको नियंत्रित करता है। जैसे सोने और जगने का चक्र हो गया, सांस लेने का चक्र हो गया, ठीक है। तो अब अगर मस्तिष्क की बात की जा रही है, तो मस्तिष्क में कोई भी समस्या जब आती है तो उसे हम कैसे चेक करते हैं, तो हम एक प्रकार की मशीन जिसे हम कह सकते हैं EEG, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। इसमें क्या होता है, एक तारों से भरा कैप व्यक्ति के मस्तिष्क पे पहना दिया जाता है, और वो जो भी चीज सोचता है उसका एक ग्राफ बनते चला जाता है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ चल रहा है, ऐसे तो अभी छोटी छोटी ग्राफ चल रही है ना, यानी कि ये व्यक्ति जो है वो बिल्कुल अभी क्या है, सामान्य अवस्था में है। जब अगर इसे कोई तनाव होगा या मन में कोई विकार होगा, तब ये जो लाइनें देख रहे हो ना, ये बहुत ऊपर नीचे होने लगती है। सो अभी मैंने आपको मस्तिष्क बताया, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन जब अब टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप उसके क्वेश्चन को कर लेते हो ना, तो आपको आसानी हो जाती है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे, वो क्विज के माध्यम से पूछूंगा। अभी अपने सामान्य विज्ञान की बात करी, बड़े अच्छे तरीके से आपने एनिमेशन के साथ, पिक्चरों के साथ आपने क्या किया, इसका अध्ययन किया। लेकिन जब मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा तो उसे भी क्या करेंगे हम, उसे भी इंटरेस्टिंग वे में हम उसे देखेंगे, क्विज के माध्यम से देखेंगे। अब जैसे मैं पहले सवाल की बात करूं, तो पहला सवाल जो है इस टॉपिक से संबंधित है, वो क्या है,
कि वह कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के ताप को स्थायी रखती है। अब ऑप्शन होंगे आपके, ए पीनियल ग्रंथि, बी प्यूस ग्रंथि, सी अवटुक ग्रंथि और डी हाइपोथैलेमस। क्या बताया था मैंने आपको कि शरीर के तापमान को कौन स्थायी रखती है? आपको बताया ना अभी, कौन सा? हाइपोथैलेमस। दूसरा सवाल की बात करें तो एक बार दूसरा सवाल भी हम देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में, कि मानव वैक्स मस्तिष्क का वजन कितना होता है? अब 1600 से लेकर 1200 ग्राम, ठीक है, 100 से लेकर के 200 ग्राम, 500 से लेकर के 800 ग्राम, या फिर 1200 से लेकर 1300 ग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, बता चुका हूं मैं आपको, क्या है आपको 1200 से लेकर 1300 ग्राम। तीसरा सवाल भी एक बार देख लेते हैं इस टॉपिक से। अब बुद्धि का केंद्र कहां होता है? ऑप्शन ए है सेरिबेलम, ऑप्शन बी है मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन सी है सेरिब्रम और ऑप्शन डी है डाइनसेफ्लॉन। बहुत आसान सा इसका आंसर था, वो है सेरिबेलम। अब ये सवाल तो देखो मैंने आपको बता दिया, अब इससे भी कठिन कठिन सवाल आएंगे। अब ये तो हमने एक सामान्य विज्ञान की बात करी। अब अगर मैं बात करूं रसायन के बारे में या भौतिकी के बारे में, तो बच्चे यहाँ पे वन लाइनर नहीं होते, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो काफी टफ होंगे। मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये पेपर आसान होता है, आप आसानी से कर लोगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इतनी सारी चीजें पढ़नी है। क्या लगता है किताबों से पॉसिबल है? अगर किताबों से पॉसिबल हो भी जाएगा तो आप बोझिल हो जाओगे। और उसके लिए आप परेशान ना हो, हमने बहुत मिनिमम फी में एक बहुत अच्छा सा कोर्स डिजाइन किया है, जो ना तो ज्यादा है और जो ना ही बहुत कम है, जो आपके एग्जाम के पैटर्न को सूट करता है। उसके लिए जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया है। लेकिन मैं क्वेश्चन आपको ये दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि देखो क्वेश्चन कितने टफ है। तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन की तरफ भी चले जाते हैं जो रसायन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक बार इसको देखो। ये तो मैंने आपको बताया कि जब आप ऑनलाइन क्लास आओगे तो हम इस तरीके से क्यूज को भी करेंगे, ताकि आप जब फोन पे रहो तो आप जो हो वो बोर ना हो जाओ। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये रसायन शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है बच्चे। आसान क्वेश्चन नहीं, ध्यान दीजिएगा। आपको लगेगा कि बहुत आसान है, क्वेश्चन पढ़ तो लो। देखो लंबे, इतने सारे लंबे क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, जैसे पीतल, तांबा, जस्ते की मिश्र धातु है, ठीक है, मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन ये ए है, सी है, बी है, डी है। अब देखो ये क्वेश्चन जो साइंस वाले हैं उनके लिए ये थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो फंसोगे, गारंटी है फंसोगे। तो इसके लिए मैं हूं आपके साथ। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस को, है ना, इस तरीके से बताऊंगा, या क्वेश्चन की बात ही छोड़िए, मैं आपको एक एक टॉपिक इस तरीके से बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चन आपको सबसे आसान लगने वाला है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से देख लो, ये भी केमिस्ट्री का है कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, वह उपयोग योग्य नहीं रहता। हीरा तांबा लोहे से कठोर है, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दे दिया आपको इसी तरीके से। केमिस्ट्री के क्वेश्चन है जो आपके, और ये क्वेश्चन जो है आपके आरओ में पूछे जा चुके हैं, मैं किसी और एग्जाम के नहीं लेके आ रहा, ये आपके एग्जाम के हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा देख लो, फुलरीन्स है, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, सूक्ष्म जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना। किरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस जो है रासायनिक युद्ध में प्रयोग होने वाला विषैला है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। अब सोचो यहाँ पे केमिस्ट्री के साथ क्या डाल दिया, बायोलॉजी डाल दी। अगला सवाल देख लो कि निम्न, ये भी किससे संबंधित है,
ये भी आपके रसायन से संबंधित है। अब यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। अब इसमें से बोल रहे कौन सा विस्फोटक नहीं है। ट्राइनाइट्रो TNT है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है, साइक्लो ट्राइमेथिलीन है, ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है। अब यहाँ पे ये सारे हम पढ़ेंगे कि विस्फोटक भी कितने प्रकार के होते हैं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप कर लो। अब ये कुछ बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ गए कि भाई निम्नलिखित में से सील जो है किस जाति का है, मछली है, पंक्षी है, सरीसृप है, स्तनपायी है। ये सब मैं आपको बताने वाला हूं इस ऑनलाइन सेशन में, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये मच्छरों के बारे में देखो, अब वो नहीं पूछते हैं कि भाई मलेरिया किससे होता है, डेंगू किससे होता है। देखो कितने अच्छे कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपके RO के हैं, और आप पिछले एग्जाम में ये सब आ चुके हैं कि भाई केवल नर रक्त चूसते हैं, मादा रक्त चूसती है, मादा पौधे का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, अब नर की अपेक्षा मादा के डैने। अब ये देखो ये कितने एडवांस क्वेश्चन है। आप पढ़ के जा रहे हो केवल डेंगू और मलेरिया, पूछ क्या रहा है वो। कई लोगों को तो लगता है कि अरे एल्यूशन पढ़ के ना हम ये सभी चीजें कर लेंगे, वन लाइनेड नहीं चाहिए। अब कंपटीशन बहुत तेज है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और कंपटीशन हाई है। अब तो ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे जो PhD हैं, जिन्होंने BTech किया है, उनको तो जॉब चाहिए। और आप में से तो बहुत लोग केवल सामान्य क्या होंगे, ग्रेजुएट होंगे। आपको लगता है कि आप उनसे बराबरी कर पाओगे? हाँ बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन तब जब आपका टीचर आपके साथ मेहनत करे, और GS वर्ल्ड आपको पता होगा कि वो इसीलिए जो है कमिट है सभी एग्जाम को लेकर के। यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं वो सभी अपने विषयों में महारत हासिल है, इस बात का ध्यान रखेगा। और आपको जो GS वर्ल्ड में जो ये RO पढ़ने का मौका मिलेगा, वो सिविल के टीचर से पढ़ने का मिलेगा। और बाकी में तो आपको ही पता है कि कैसे टीचर होते हैं, वो वनडे एग्जामिनेशन में टीचर होते हैं, वो भी RO पढ़ा रहे हैं, वो SSC भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको जो RO पढ़ाने वाले हैं, वो जो टीचर होंगे वो सिविल में पढ़ाते हैं। किसी भी टीचर को आपको वनडे एग्जामिनेशन पढ़ाते हुए नहीं देखोगे, और बहुत कम फी में। हम चाहते हैं कि अगर आपकी कुछ आर्थिक प्रॉब्लम भी है, तब भी आपका एग्जाम क्लियर हो, तब भी आप जॉब लें, है ना। अगला सवाल भी देख लो, गेहूं में रोटी बनाने के लिए गुणों को प्रभावित करने वाला कौन सा पदार्थ ग्लूटीन है। अब सुनो, ये सारे कितने एडवांस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी देखो मैंने कभी आपको मस्तिष्क पढ़ाया ना, इसका आंसर देखो कितने अच्छे तरीके से दे दोगे कि परितृप्ति और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है। अब यहाँ है अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में और ऑप्टिकल लोब में। अभी अगर आप ये मेरी क्लास देख रहे हो तो ध्यान रखना, मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपको क्या करना है, अभी के अभी कमेंट में करना है। मैं आपके कमेंट देखूंगा जरूर, इस बात का ख्याल रखिएगा। कि देखो बस केवल हमने भी 5 मिनट ही पढ़ा, और 5 मिनट में RO के इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसी तरीके से क्या है, देखो कथन कारक वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, और कथन कारक वाले क्वेश्चन थोड़े से यार कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा तभी आप कर पाओगे। जैसे देखो है ना, कथन दिया है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, और कारण क्या है इसका कि भाई तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। अब ये कूट दे दिया गया है, ए तथा आर दोनों सही हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु इस तरीके से गलत। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप तभी कर पाओगे। लेकिन आप घबराइएगा मत, इस प्रकार के क्वेश्चन को कराने के लिए ही तो मैं हूं। तो अगर आपको ये क्लास, ये जो मैंने आप बताया, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या और भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप जो है दिए गए नंबर पे कॉल करें, ठीक है। और हम बहुत जल्द जो है अपने इस ऑनलाइन सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, और सबसे पहली क्लास होगी, है ना, कोशिश करूंगा कि वो क्लास मेरी ही हो। तो चलिए आइए और मिलके काम करते हैं, और आप अपने लक्ष्य को, आपका लक्ष्य जो होगा वो हमारा लक्ष्य होगा, ध्यान दीजिएगा। सो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।